Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. मैं आपको आप सब लोगों को याद है कि रिसेंटली हम लोगों ने बॉन्डिंग थ्योरीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट कर ली थी एंड वीबीडी में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स 6 कोऑर्डिनेट एज वेल एज 4 कोऑर्डिनेट के स्टडी करे थे and while studying those examples I told you about two types of ligands, the strong field ligands and the weak field ligands. I hope आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा strong और weak field ligands का concept. Unidentate में कोई भी ऐसा ligand which either coordinate through carbon or nitrogen, that is a strong field ligand, or bidentate or polydentate are always strong. But what is actually the meaning of strong field ligand? Strong field ligand आने से होता क्या है वो भी आपको याद रखना है कि whenever the strong field ligand approaches the metal atom, so they have the tendency to push back the unpaired electrons of the metal atom into their available d slots. d orbital में जो भी slots available होते हैं electron filling के लिए, अगर वहां पे unpaired electrons हैं तो metal atom के उन unpaired electrons पे ligand repulsion डाल के उन्हें पीछे push करके उनकी pairing करने की कोशिश करता है, so that ligand खुद अपने लिए inner orbitals occupy कर सके, the inner d orbitals rather than attaining the outer d orbital. क्योंकि हर चीज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अटेन करना चाहती है. आपको पता है the 4d orbitals are at higher energy and the 3d orbitals are at lower energy. They would be providing more stability to the ligand. तो ligand अपने आप को ज्यादा स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पीछे पुश बैक करके 6 कोऑर्डिनेट में कोशिश करता है कि पीछे के 2d मिल जाएं इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग रेदर देन फॉर्मिंग sp3d2. ligand प्रेफर करता है कि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अटेन कर सके. ठीक है, लेकिन ये एबिलिटी हर लिगेंड में नहीं होती. वीक लिगेंड्स अगर आएंगे तो वीक लिगेंड में ये पुश बैक करने की एबिलिटी नहीं होती, वो जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं दे टेंड्स टू फॉर्म द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब ये जो इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट था ना, ये जो नाम हम देते हैं इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल, ये हम सिर्फ 6 कोऑर्डिनेट में नाम देते हैं. जब हम 4 कोऑर्डिनेट लिगेंड्स की बात करते हैं, 4 कोऑर्डिनेट में भी कॉन्सेप्ट तो होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पुश बैक करता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जैसे 6 कोऑर्डिनेट में पीछे के 2d ऑर्बिटल्स लेने की कोशिश करी जाती है, 4 कोऑर्डिनेट में पीछे का सिर्फ एक d ऑर्बिटल लेने की कोशिश करी जाती है, सो दैट dsp2 हाइब्रिडाइजेशन अटेन करके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके. और अगर 4 कोऑर्डिनेट में वीक लिगेंड आएगा तो वीक लिगेंड मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश नहीं कर पाएगा. उस केस में इट विल टेंड टू फॉर्म द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके सिलेबस में 4 कोऑर्डिनेट और 6 कोऑर्डिनेट है, उसमें 4 तरह की ही हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखनी है. d2sp3, sp3d2, dsp2 एंड sp3. ठीक है, d2sp3 की ज्योमेट्री बताइए सब लोग. d2sp3 इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर एंड sp3 टेट्राहेड्रल. तो ये आपको क्लियर था. इसके अलावा हम लोगों ने वीबीडी के थ्रू ये भी समझा कि डायमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलता है, वो आपको मालूम है, 11th से पढ़ते आ रहे हो आप. इफ एनी सिस्टम हैज एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा. ठीक है, उतना स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा. इसके अलावा वीबीडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको करवाया था जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, द ओनली एक्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस, और वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में. कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बनाया होगा मैंने, CONO2 होल तो NO2 वाला बताया था NO2 के साथ. ठीक है, तो CONO2 होल 6 4 नेगेटिव हमने कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स देखा था. ये याद रखिएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और उसमें जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आती है वो 4s2 3d7 आती है. अगर कोबाल्ट 2+ भी बनेगा तो 4s0 3d7 हो जाएगा. और इस 3d7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करने की कोशिश करेंगे हम, तो हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन तो सक्सेसफुली पीछे पुश हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पीछे पुश होने से तब भी एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, एक ऑर्बिटल अभी और चाहिए, और उस एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है जो पीछे पुश होने की जगह नहीं. तो मैंने आपको बताया था जब भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से हिंड्रेंस आए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर पीछे का डी ऑर्बिटल ना मिल पा रहा हो, तो लिगेंड्स उस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को ही आउटर 4d में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन खुद अपने लिए पीछे के 2d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करवा ही लेते हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ कोबाल्ट के केस में देखा गया है और किसी केस में ये एक्सेप्शनल ऑब्जर्वेशन नहीं देखी गई. इज इट क्लियर?
बताइए वीबीडी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो लोग भी बताइए, वीबीडी से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है। एंड लास्टली हम लोगों ने वीबीडी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि वीबीडी हमें बॉन्डिंग के रिगार्डिंग सब कुछ सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देती है, बट इट इज अनेबल टू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कलर होता है, उनमें कलर क्यों होता है वो वीबीडी हमें नहीं बता पाती। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर नहीं होता। इन सिंपल टर्म्स आप समझ सकते होंगे कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कलरलेस होंगे और पैरामैग्नेटिक कलर्ड होंगे, क्योंकि कलर इज ऑलवेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक में ही होता है, डायमैग्नेटिक में सारे पेयर्ड हो जाते हैं, वो कलरलेस होते हैं। तो वो जो पैरामैग्नेटिक वाले हैं वो कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं ये वीबीडी नहीं बता पाई थी। ये हम सीएफटी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में सीएफटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन सीएफटी को स्टार्ट करने से पहले मैंने उसके बारे में ओरली आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया था, एक आइडिया दे दिया था, जिसके लिए मैंने आपको सबसे पहले तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स बताई थी। आप लोगों ने ऑलरेडी 10th 12th 11th क्लास में पढ़ी हुई थी शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मालूम था कि डी ऑर्बिटल्स डबल होते हैं। डी ऑर्बिटल्स में जो 4 लोब्स होते हैं वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ द ऑर्बिटल। dxy, dyz और dzx, इनके जो 4 लोब्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। लेकिन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनके लोब्स एक्सिस के ऊपर लाई करती हैं, इसलिए इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल्स कहा जाता है। सीएफटी हमें यह बताती है कि टिल द लिगेंड्स आर नॉट अप्रोचिंग द मेटल एटम, जब तक मेटल एटम अपने डी ऑर्बिटल्स लेके आइसोलेटेडली बैठा हुआ है और किसी लिगेंड से कोई बॉन्ड नहीं बना रहा ग्राउंड स्टेट में, तब तक मेटल के इन डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं, चाहे वो एक्सियल हो या नॉन एक्सियल हो, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन एनर्जी, दे possess same energy and that's why they are called the degenerate orbitals। ठीक है, कब तक? जब तक लिगेंड नहीं आ रहा। लेकिन जब मेटल एटम को 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो आपको याद है ना 6 लिगेंड्स कहां से अप्रोच करते हैं? All these 6 ligands approach axially along the axis। ठीक है, एक प्लस एक्स के अलोंग आता है, एक माइनस एक्स के अलोंग, एक प्लस वाई, एक माइनस वाई, एक प्लस जेड, एक माइनस जेड। दिस इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल अप्रोच। ठीक है, तो जब 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली मेटल एटम को अप्रोच करते हैं अपना फील्ड ऑर्बिटल लेके, जिनमें उनका लोन पेयर बैठा हुआ है, यहां से लिगेंड आ रहा है अपना लोन पेयर लेके, और यहाँ पे मेटल एटम भी बैठा हुआ है अपना ऑर्बिटल लेके, एक्सियल ऑर्बिटल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो जब लिगेंड एटम मेटल एटम को अप्रोच करते हैं तो आप देखेंगे लिगेंड्स के जो भी ऑर्बिटल बिल्कुल फेस टू फेस लाई करेंगे ना, डायरेक्टली इन द रूट ऑफ द लिगेंड लाई करेंगे, उन मेटल के डी ऑर्बिटल्स पे ज्यादा रिपल्शन पड़ेगा रेदर देन उन ऑर्बिटल्स पे जो एक्सिस के बीच में लाई कर। तो जब तक लिगेंड नहीं आ रहे थे तब तक सब एक जैसी एनर्जी के थे, डीजेनरेट थे, लेकिन लिगेंड के अप्रोच के टाइम पे, अब उनके अप्रोच की वजह से मेटल के डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो गई। डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय होना मतलब उनका एक जैसी एनर्जी पे रहना, वो केस खत्म हो गया। अब वो एक जैसी एनर्जी पे नहीं रहेंगे, रेदर उन 5 ऑर्बिटल्स में से कितने हायर एनर्जी पे चले जाएंगे? 2। द एक्सियल ऑर्बिटल्स विल बी रेज्ड इन एनर्जी रिलेटेड टू द नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, जो कम एनर्जी पे रह जाएंगे। और मेटल एटम के इन 5 डी ऑर्बिटल्स का 2 डिफरेंट सेट्स में स्प्लिट हो जाना, कुछ का हायर एनर्जी पे चले जाना, कुछ का लोअर एनर्जी पे रह जाना, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत सिंपली आपको समझ में आती चली जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम इस पे बेस्ड करेंगे। सब लोग हेडिंग डालीजिए सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हेडिंग डाली हुई है आप लोगों ने ऑलरेडी, शायद नहीं डाली थी, सब लोग हेडिंग डालिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बताइए आशी, अनन्या, गौरांग, हार्दिक, जिया, पिछली क्लास का सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। सर सिर्फ एक्सियल वाले हाई एनर्जी पे क्यों जा सकते हैं, नॉन एक्सियल वाले क्यों नहीं? क्योंकि लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच कर रहे हैं ना। यस सर। लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, तो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सियल पे, एक्सियल इंटरैक्शन पे ज्यादा रिपल्शन फेस करेगी। जो लिगेंड आ रहा है इधर से, इमेजिन करो श्रेया, जो लिगेंड इधर से आ रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके, और मेटल का ये वाला ऑर्बिटल जो एक्सियल एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, इस पे कम रिपल्शन पड़े, जो फेस टू फेस लाई करेगा उस पे ज्यादा रिपल्शन पड़े। यस। ओके, यस। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, लिखिए। अकॉर्डिंग टू CFT
according to the crystal field theory, all the 5d orbitals of the metal atom, all the 5d orbitals of the metal atom are degenerate degenerate के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए same energy same energy bracket close till the ligands are not approaching the metal atom, till the ligands are not approaching the metal atom, till the ligands are not approaching the metal atom. However, during the formation of an octahedral complex, during the formation of an octahedral complex, during the formation of an octahedral complex, when the six ligands starts approaching when the six ligands starts approaching the metal atom, along the axis, then the degeneracy of d orbitals, is destroyed. Degeneracy of d orbitals is destroyed, and they are splitted into two. They are splitted into two different sets of energy. Splitted into two different sets of energy. That is, अब दैट इज के आगे ना आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ए और बी दो अलग अलग पैराग्राफ्स लिखेंगे. पहले नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट ए लिखिए. The two d orbitals के आगे ब्रैकेट में लिखिए dx square minus y square and dz square whose lobes lies along the axis, whose lobes lies along the axis faces a direct repulsion from the approaching ligands, and hence they are slightly raised in energy. They are slightly raised in energy.
this set of axial orbitals, is designated as the EG set, small e के सबस्क्रिप्ट में small g, designated as the EG set, और EG set के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए doubly degenerate. EG set के आगे ब्रैकेट में doubly degenerate, full stop. अब पैराग्राफ बी लिखिए. The three d orbitals, ब्रैकेट में लिखेंगे dxy, dyz and dzx, whose lobes lies between the axes, in between the axes, faces less repulsion from the approaching ligands, and hence they remains at relatively lower energy. They remains at relatively lower energy. This set of non-axial orbitals, is designated as the T2G set, small t के सबस्क्रिप्ट में 2G, T2G set, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ट्रिपली डिजेनरेट. ठीक है, तो ये हमारे ए और बी दो पैराग्राफ्स हो गए. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन वो सी पॉइंट नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में. This splitting of d orbitals, in two sets of energy, is known as the crystal field splitting, and the energy difference between the two splitted sets, is called the crystal field splitting energy. ब्रैकेट में कैप्स में लिख लीजिए CFSE.
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। अब देखिए ये जो पूरा पेज मैंने आपको लिखवाया, पूरा द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट द CFT, इसे हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा जाएगा, और ये डायग्राम 1 मार्क का डायग्राम आपके सब्जेक्टिव पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो एक हेडिंग डालिए, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग the d orbital splitting in an octahedral field, देखिए इस डायग्राम में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप का डायग्राम बनाइए, इसकी लेबलिंग मैं करता हूं। बीच वाला जो डायग्राम है उसके नीचे मैंने लिखा है एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स के नीचे Eg और नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स के नीचे T2G लिखा हुआ है, और सबसे नीचे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। अपने डायग्राम में एक चीज जरूर याद रखिएगा, सब लोग देखिए कहीं आपको दोबारा ना बनाना पड़ जाए। ये जरूर याद रखिएगा अपने डायग्राम में कि ये वाला जो T2G सेट है, ये इस डायग्राम के ना लेवल में होना चाहिए, ना इससे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। ये वाला डायग्राम इस डायग्राम के थोड़ा ऊपर। डन। ओके डन। करा ड्रॉ। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये तो वो स्टेट है मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स की, जब मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स आइसोलेटेडली एक नॉन बॉन्डेड स्टेट में बैठे हुए थे, कोई लिगेंड नहीं आ रहा था। ठीक है, जब तक द लिगेंड्स आर नॉट अप्रोचिंग द मेटल एटम, तब तक ये पांचों ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी के थे। ठीक है,
और एक जैसी एनर्जी के भी थे और दे वर ऑल एट लोअर एनर्जी, किसी में भी कोई रिपल्शन नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो दिस इज द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। लेकिन जब लिगेंड ने एक्सिस के अलोंग अप्रोच करना स्टार्ट करा, तो ये जो एक्सियल ऑर्बिटल है ना, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डी z स्क्वायर, इन पे बहुत ज्यादा रिपल्शन पड़ा। तो ये रिपल्शन की वजह से बहुत हायर एनर्जी पे चले, सही है। अपनी ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में दे वर रेज्ड टू वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि अप्रोचिंग लिगेंड्स ने डायरेक्टली इन पर रिपल्शन डाला। लेकिन रिलेटेड टू दीज टू, इन तीनों पे कम रिपल्शन पड़ा। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि नॉन एक्सियल पे रिपल्शन पड़ेगा ही नहीं, नॉन एक्सियल पे पड़ेगा क्योंकि उसके बराबर से तो गुजरेंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना इन पे पड़ा, इन पे थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हायर एनर्जी पे रेज्ड हुआ इसके कंपैरिजन, दे वर स्लाइटली रेज्ड इन ऑन एन एवरेज। तो रिपल्शन तो 5 पे पड़ा है, रिपल्शन तो 5 पे पड़ा है, लेकिन 2 पे कुछ ज्यादा ही पड़ा है और 3 पे रिलेटिवली कम पड़ा है, सही है। तो हमने इन 5 की जब एवरेज एनर्जी निकाली ना, तो ये एवरेज एनर्जी डायग्राम है। ऑन एन एवरेज हमें पता चला कि रिपल्शन तो 5 पे पड़ता है, 5 के 5 ग्राउंड स्टेट की कंपैरिजन में तो हायर एनर्जी पे पहुंचे हैं, लेकिन उस एवरेज एनर्जी का भी बाइफर्केशन करा जाए तो पता चलता है कि 2 कुछ ज्यादा ही हायर एनर्जी पे गए हैं, 3 रिलेटिवली लोअर एनर्जी पे गए। समझ रहे हैं, इन दोनों का एवरेज एनर्जी डायग्राम है ये, और ऑन एन एवरेज 5 हायर एनर्जी पे रेज्ड हुए। लेकिन उन 5 में से अगर इंडिविजुअली एनालाइज करा जाए तो 2 हायर एनर्जी पे और 3 रिलेटिवली लोअर एनर्जी पे रेज्ड। अब ये ईजी में कौन कौन से 2 आते हैं मालूम है ना आपको, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब ये ईजी का क्या मतलब है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों पे ज्यादा रिपल्शन पड़ा, ये बहुत हायर एनर्जी पे चले गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लेकिन बेशक ये दोनों बाकी तीनों के कंपैरिजन में हायर एनर्जी पे चले गए, लेकिन आपस में दोनों अब भी एक जैसी एनर्जी की, और आपस में दोनों का एक जैसा होना इज कॉल्ड डबली डीजेनरेट, डबली डीजेनरेट। और इसी तरह से ये तीनों आपस में भी एक जैसी एनर्जी के हैं, इन तीनों में कोई ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये है ट्रिपली डीजेनरेट। तो डबली डीजेनरेट को हम ईजी से और ट्रिपली डीजेनरेट को T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेटल एटम के 5 डी ऑर्बिटल्स जो पहले डीजेनरेट हुआ करते थे, लिगेंड के आने के बाद उनकी डीजेनरेसी का डिस्ट्रॉय हो जाना और उनका 2 डिफरेंट सेट्स में स्प्लिट हो जाना, इस प्रोसेस को क्रिस्टल स्प्लिटिंग कहते हैं। और जो एनर्जी गैप इनके बीच में सेपरेटेड हो जाता है ना, T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को डेल्टा के सबस्क्रिप्ट में O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, CFSE। देखिए डेल्टा मतलब द चेंज इन एनर्जी एंड O मतलब फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। O यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा के नीचे जो O लगा हुआ है ना, दैट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, द स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो सभी लोग बताइए कि आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो गया कि हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इस डायग्राम से? Is it clear to everybody? और ये अब आप समझ गए होंगे कि ये जो T2G है वो इस ग्राउंड स्टेट से थोड़ा हायर एनर्जी पे रहे, सही है, क्योंकि कुछ रिपल्शन तो पड़ा है उस पे नॉन एक्सियल पे, ओके। और ये एवरेज एनर्जी मांगता है। सो दिस इज द स्प्लिटिंग। आप समझ गए कि क्रिस्टल स्प्लिटिंग कैसे कहते हैं और क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कहते हैं। EG और T2G के बीच में जो एनर्जी गैप अराइज हो जाता है उसे क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। अब इसी स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपको करवाने जा रहा हूं। जो मैं अब टेबल करवाने जा रहा हूं ना, वो CFT की बैकबोन है बेसिकली। CFT पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे वो उस टेबल के अंडरस्टैंडिंग से ही आपको समझ में आएंगे। तो उस टेबल के लिए एक हेडिंग डालेंगे, फिलिंग ऑफ डिफरेंट डी सिस्टम्स, filling of different D systems in presence of strong and weak field ligands. Strong and weak field ligands, ये पूरी हेडिंग है इस टेबल की जो हम टेबल ड्रॉ करेंगे। Filling of different D systems in presence of strong or weak field ligands. देखिए आपको ये टेबल बिल्कुल भी मेरे साथ साथ नहीं बनाना, पहले आपको देखना है स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डी सिस्टम्स का मतलब क्या है,
उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको ये खुद ही ड्रॉ करना होगा पूरा, मैं सिर्फ आपको इनिशिएट करवाऊंगा, स्टार्टिंग करवाऊंगा। इस टेबल में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे डी सिस्टम, सबसे पहला कॉलम, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और यहां वीक फील्ड। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आप इसे देख के टेबल को फिल कर पाए। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जो डी जनरेट है, या ये कह लो ये एवरेज एनर्जी वाला डायग्राम है। और इस एवरेज एनर्जी का बाइफर्केशन देखें तो इसमें 2 हायर एनर्जी पे रेज हुए हैं ईजी वाले, और 3 लोअर एनर्जी पे गए हुए हैं T2G वाले। इनके बीच का एनर्जी गैप इज डेल्टा O। मैं आपको यहां पे भी बता दूं कि ये जो शुरू के 3 है ना, यही एक्चुअली T2G बन के नीचे चलेगा, dxy dyz dz, और ये जो बाद के 2 हैं ये ईजी बन के ऊपर चलते हैं। सही है? बिकॉज जनरली तो वैसे तो ये सब डीजेनरेट होते हैं, लेकिन एक जनरल पैटर्न, एक स्टैंडर्ड हम रूल फॉलो करते हैं कि dxy dyz dzx dx² माइनस y स्क्वायर dz², इस तरह से नेमिंग करते हैं। तो लास्ट में होते हैं dx² माइनस y स्क्वायर dz², इसलिए मैं उन्हें इजी मार्क कर रहा हूं, वो ऊपर चले गए। सही है? देखिए ये टेबल है क्या बेसिकली, ये टेबल उन्हीं लोगों को समझ में आएगा, या आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आपको वीवीडी जो हमने इससे पहले करी वो अच्छी तरह माइंड में क्लियर है। आप सब लोगों को क्लियर है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, द यूनिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट थ्रू कार्बन और नाइट्रोजन आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, और बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। एंड उनमें क्या एबिलिटी होती है, वो क्या कर सकते हैं? वो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करके पीछे के 2 डी ऑर्बिटल्स अपने लिए ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ताकि वो लोअर एनर्जी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सके, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp। समझ रहे हैं? ये मैं अभी सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूं, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर लेने के लिए नहीं। तो पीछे के 2 डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना लिगेंड का पर्पस होता है। सही है? और वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो वो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे भी तो भी उन्हें पीछे पुश नहीं कर पाएगा, वो फिर खुद ही आगे चला जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। ये चीज सबको याद है ना? ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे डी सिस्टम्स में D1 D2 D3 D4 D5 से लेकर D10 तक की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को D3 D4 तक समझ में ही ना आए कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप समझ में आने लग जाएगा D4 के जैसे ही हम आगे। ठीक है, देखिए D1, सपोज कीजिए मेटल के पास अपना, लिगेंड का नहीं, मेटल के पास D में अपना एक इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल है जैसे स्कैंडियम होता है 3D1, तो सपोज कीजिए कोई मेटल आइटम है जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में D में अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो बता सकते हैं कि जब D में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहां पे भरा जाएगा? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? आपको पता है रूल फॉलो होता है, सबको पहले आधा आधा भरना होता है, उसके बाद रिपीटिशन करनी होती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? T2G के ऑर्बिटल में। T2G में, क्या हम कह सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाएगा? ठीक है, चाहे सामने से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा हो या वीक फील्ड लिगेंड आ रहा हो, इन बोथ द केसेस पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं जिन मेटल आयंस के पास D1 कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन है। एक 3 डायग्राम बनाते थे ना बीपीडी में, पहले तो ग्राउंड स्टेट वाला बनाते थे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाते थे, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, द डी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले डायग्राम। तो अगर मेटल के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है तो चाहे सामने से स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रही हो तब भी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G1 Eg0, और वीक फील्ड लिगेंड आ रहा हो तब भी कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी T2G1 Eg0। पहला इलेक्ट्रॉन T2G में गया, Eg में तो कोई है ही नहीं। अगर सपोज कीजिए मेटल आयन के पास D में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यानी कि यहां। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G2 Eg0, और वीक फील्ड लिगेंड आ रहा होगा तब भी इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा T2G2 Eg0। अगर मेटल के पास D में 3 इलेक्ट्रॉन है, अपने D3 सिस्टम है मेटल आयन के पास, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे फील्ड होगा, यानी कि यहां पे। तो कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G3 Eg0, यहां पे भी T2G3 Eg0। यहां तक आया समझ में? अब जिन्हें नहीं आ रहा था ना, अब आने लग जाएगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे। अगर मेटल आयन के पास D में 4 इलेक्ट्रॉन D4,
तो और सामने से आ रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करता है। तो D4 के केस में 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि सामने से आने वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन दोनों में तो मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देंगे, वो तो इन्हें पीछे पुश बैक करेंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल का अपना फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी पुश्ड बैक हियर स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G4 Eg0। लेकिन अगर सामने से वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो मेटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन पे कोई रिपल्शन नहीं डाल पाएगा। यस तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बहुत कंफर्टेबली यहां पे आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा, हायर एनर्जी वाले पे चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग होता तो यहीं आ जाता। ठीक है, तो अब इस केस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G3 Eg1। बताइए बात समझ में आई? तो Yes, sir. आपको यही केस D10 तक प्रोसीड करना है अपने आप। करिए जरा, अगर आप सब लोगों को समझ में आया तो समझ में आया किस पैटर्न पे टेबल फिल करना है। यस सर। तो D10 तक ये केस फिल करिए। आगे आशी, अनन्या, गौरांग, हार्दिक, जिया, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, जरा ट्राई कीजिए इस टेबल को D10 तक ले जाने की। और आप मेरे से बीच में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक जगह ऐसी आएगी जहां पे आपको कुछ पूछने का मन करेगा, लेकिन वो पूछना अलाउड नहीं है। अपने आप करिए। सर कार्तिक, मैंने बोला कि कुछ नहीं पूछना। सर ने जो आपने बता दिया उसका पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ। सर D4 एक बार फिर से बताना। D4 एक बार फिर बताऊं। देखिए, हम ये मेटल आयन के जो अपने इलेक्ट्रॉन है ना, एक कुछ इलेक्ट्रॉन तो लीगेंड लाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के बाद डी में अपने भी होते हैं पहले से। तो मेटल के जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कैसे भरे जाए। देखो 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन एज पर द हुड्स रूल, सभी लोग देख लीजिए, एक सेकंड बोर्ड पे देखिए। हुड्स रूल तो ये कहता है ना कि पहले हर ऑर्बिटल को आधा आधा भरना है, उसके बाद रिपीटेशन करनी है। तो क्या हम कह सकते हैं इन केस ऑफ अ वीक फील्ड लिगेंड हुड्स रूल फॉलो होता है, बट इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुड्स रूल वायलेट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हुड्स रूल्स को भी वायलेट कर देते हैं। 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने ही नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को ये वाले दो डी ऑर्बिटल तो अपने लिए रखने हैं ना, ताकि वो D2sp3 बना सके। तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को यहीं से पीछे पुश बैक करना स्टार्ट कर दे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए। ठीक है, हुड्स रूल वायलेट हो जाए। करिए अब सब लोग। कार्तिक बताइए, समझ में आया? यस सर। ठीक है।
डन सर। ओके डन सर। ओके श्रेया। सबने करा? हो गया? करिए, सारा करना है। हो गया अनन्या? स्ट्रॉन्ग वीक नहीं हो रहा? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उन्होंने कर लिया सबने? यस सर। आशी आप बताइए, आपने करा? यस सर। पूरा कर लिया? नो सर, लास्ट के कुछ D9 से बचे हैं। करिए जल्दी, कोई डाउट है तो बताइए। जिया, काशवी, वंश, करुणानिधान, बताइए आप लोगों ने करा कि नहीं? यस सर। सर कर रहे हो अभी। अनन्या सिंह करा? कर रहे हैं या डाउट है? देखिए सब लोग चेक करिएगा, मैं पहले ओरली बोलूंगा, पूरा इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है अपने माइंड में। अपनी कॉपी में चेक करिए, इनफैक्ट जिन्होंने कर रखा है। पहले मैं वीक फील्ड कर लिया आप सब लोगों ने कंफर्टेबली। स्ट्रॉन्ग में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो प्रॉब्लम D7 के बाद आ रही है? ठीक है, देखिए पहले वीक फील्ड ही चेक कर लेते हैं जहां पे होम्स रूल फॉलो होगा। मैं शुरू से D1 से लेके D10 तक सिर्फ और सिर्फ वीक फील्ड वाला टेबल बोल रहा हूं, सब लोग चेक करिएगा। T2G 1 EG0, T2G 2 EG0, T2G 3 EG0, T2G 3 EG1, T2G 3 EG2, T2G 4 EG2, T2G 5 EG2, T2G 6 EG2, T2G 6 EG3, T2G 6 EG4। यस सर, सही है। यस सर। ठीक है, तो मतलब होम्स रूल फॉलो करते चले गए और आपने फिल कर दिया। देखिए किसी ने स्ट्रॉन्ग फील्ड का टेबल पूरा भर लिया? यस सर। करा शौर्य? ओके, चलो मैं एनीवेज यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देता हूं आपको। देखो पहले बोर्ड पे देखो डायग्राम, सब लोग बोर्ड पे देखिए। पहला इलेक्ट्रॉन, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड बता रहा हूं मैं, वीक नहीं बता रहा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग। पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया, दूसरा यहां गया, तीसरा यहां गया, फोर्थ को यहां पे नहीं जाने देगा लिगेंड, क्योंकि सामने से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैठा है, वो अपने लिए डी ऑर्बिटल को रखना चाहता है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वापस यहां पे आ जाएगा, T2G 4 EG0, T2G 5 EG0, T2G 6 EG। ठीक है, अब जब ये पूरा भर जाएगा फिर तो लिगेंड नहीं रोक पाएगा इलेक्ट्रॉन को,
फिर तो वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमें इलेक्ट्रॉन को आगे लाना ही पड़ेगा। तो T2G6 Eg0 के बाद T2G6 Eg1, T2G6 Eg2, T2G6 Eg3 एंड T2G6 Eg4 हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आएगा जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। पहले आप यहां पे T2G6 को पूरा भर दीजिए, उसके बाद Eg में आने लग जाए। करिए जरा स्ट्रॉन्ग फील्ड का टेबल पूरा। एक केस आएगा जो मैं अपने आप बताऊंगा आपको, पहले आप ये टेबल करें। यहां पे पहले T2G6 पूरा भर देना है, और जब T2G6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद Eg में एक एक करके आना। तो दिस विल बी T2G5 Eg0 और ये हो जाएगा T2G3 Eg2। फिर D6 T2G6 Eg0 और ये हो जाएगा T2G4 Eg2। फिर D7 ये हो जाएगा T2G6 Eg1 और ये T2G5 Eg2। फिर D8 T2G6 Eg2 और ये भी T2G6 Eg2। D9 is T2G6 Eg3, ये भी T2G6 Eg3 और D10 is T2G6 Eg4 and this will also be T2G6 Eg4। D7 के नीचे एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने D3 के नीचे ड्रॉ करी। पहले टेबल सब लोग पूरा कर लीजिए, इस टेबल से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। सर इसमें डाउट किसमें होना था? मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद बताइएगा आपको कोई डाउट बचा है कि नहीं। ठीक है, सब लोग टेबल ड्रॉ कर लो। पूरा कर लिया सभी लोगों ने? आप सब लोगों को पता है ना कि जब तक लास्ट वाले 2 d ऑर्बिटल में मेटल के इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इनर या आउटर? इनर ऑर्बिटल। अगर ये 2 जगह खाली हैं, मेटल लिगेंड के लिए अवेलेबल है, तो लिगेंड इनमें अपना ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रख पाएगा और इनर ऑर्बिटल बना पाएगा। ठीक है, तो आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए D1 सिस्टम को ध्यान से देखिए, ये इनर ऑर्बिटल बनेगा या आउटर ऑर्बिटल? Eg0 के 2 जगह खाली है तो ये इनर ऑर्बिटल बनेगा। ये D2 सिस्टम्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिन मेटल आयंस के पास D में 3 इलेक्ट्रॉन होते होंगे वो भी इनर बनाए। ठीक है, तो दे विल फॉर्म द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये बताइए क्या बनेगा? इनर ऑर्बिटल, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बताइए क्या बनेगा, सब लोग बताइए। स्ट्रॉन्ग फील्ड इनर, इनर, ये इनर, ये भी इनर, ये सर इनर, ये भी इनर, क्योंकि ये वो कोबाल्ट का एक्सेप्शनल केस है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जब एक इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करने की जगह नहीं मिलती थी तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया जाता था, लेकिन लिगेंड अपने लिए Eg ऑक्यूपाई कर लेता। ये वो एक्सेप्शनल केस है D7 का जिसमें T2G6 पूरा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड को यहाँ पे आने से रोक रहा है, लेकिन लिगेंड इस एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल, तो ये भी इनर। समझ रहे हैं? तो D4, D5, D6 और D7 सिस्टम विल फॉर्म द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। लेकिन ये क्या बनेगा, इनर या आउटर या कुछ भी बन सकता है, जो आपको लगता है। इनर। श्रेया आपने क्या बोला? इनर। यस। देखिए हो सकता है आपके माइंड में जगह आ रही हो, आपके माइंड में बात आ रही हो कि पीछे जगह है पुश करने की, लेकिन ये मत भूलिए कि फील्ड वीक है जो पीछे पुश कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा रहेगा। तो बताइए क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल। ये भी आउटर, ये भी आउटर, ये भी आउटर। इनर तो वीक वाले तभी बन सकते हैं जब पहले से जगह अवेलेबल, पुश करके नहीं बन सकते। जैसे ये वीक फील्ड है लेकिन फिर भी इनर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से जगह अवेलेबल है। यहाँ पे बेशक एक इलेक्ट्रॉन है और उसे पीछे पुश करने की जगह भी थी, लेकिन वीक फील्ड में एबिलिटी तो नहीं है ना पीछे पुश करने की, तो लिगेंड को खुद ही आगे जाना पड़ेगा। तो ये आउटर बनेगा, ये भी आउटर बनेगा, ये भी आउटर बनेगा, ये भी आउटर बनेगा।
समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? और Yes. ये सब भी आउटर बनेंगे। Outer. एक चीज नोट करिए बहुत ध्यान से एवरीबॉडी, क्या हम कह सकते हैं D1, D2 एंड D3 सिस्टम्स will always form the inner orbital complex irrespective of the field strength। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए या वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, वहां पे फील्ड मैटर नहीं करती। जिन मेटल आयंस की कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 होगी, मेटल एटम की नहीं, मेटल आयन की, वो हमेशा इनर ऑर्बिटल ही बना है। उसमें आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है या वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है, क्योंकि D1, D2, D3 में हमेशा इजी में जगह अवेलेबल होती है, और अगर इजी में जगह अवेलेबल होती है तो लिगेंड पहले पीछे आ जाएगा ना। तो बताइए क्या हम ये कह सकते हैं D1, D2 एंड D3 will always form inner orbital complexes? सब लोग बताइए। Yes, sir. क्या हम ये कह सकते हैं D8, D9, D10 will always form outer orbital complexes irrespective of the field strength? चाहे स्ट्रॉन्ग भी आ जाए तब भी ये इनर नहीं बन सकते, इन्हें तो आउटर ही बनना पड़ेगा, और ये भी आउटर बनेंगे। तो D8, D9, D10 सिस्टम्स भी फील्ड डिपेंडेंट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड पे डिपेंड नहीं करते, इन्हें तो आउटर ही बनना है, आउटर ही बनेंगे। सही है? फील्ड डिपेंडेंट से 4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और वो होती है D4, D5, D6 और D7। ओनली दीज 4 कॉन्फ़िगरेशंस आर फील्ड डिपेंडेंट। ठीक है? D4, D5, D6 और D7 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में इनर बनते हैं और वीक फील्ड में आउटर बनते हैं, लेकिन ना ये फील्ड पे डिपेंड करते हैं ना ये फील्ड पे डिपेंड करते हैं। D1, D2, D3 हमेशा इनर बनेंगे, D8, D9, D10 हमेशा आउटर बनेंगे, D4 से लेकर D7 तक फील्ड डिपेंडेंट हो। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? Is it clear to everybody? बाकी मैं क्वेश्चंस की हेल्प से समझाऊंगा। अभी तो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया कि सीएफटी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्या पूछे जाएंगे। अब हम इस टेबल के बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आपने ये लाइन ऑफ सेपरेशन बना लिया। अब इन तीनों लाइन से रिलेटेड हम कंक्लूजंस, नेक्स्ट टेबल के नीचे 3 स्टेटमेंट्स लिखिए। द D1, D2 and D3 systems, the D1, D2 and D3 systems always form inner orbital complexes irrespective of the field strength, irrespective of the ligand field strength. Always form the inner orbital complexes irrespective of the ligand field strength. Irrespective of the ligand field strength. दूसरा पॉइंट लिखिए नेक्स्ट लाइन में, the D8, D9 and D10 systems, the D8, D9 and D10 systems always form the outer orbital complexes, always form the outer orbital complexes irrespective of the ligand field strength, irrespective of the ligand field strength. Ligand field strength. अब next point लिखिए next line में, the D4, D5, D6 and D7 systems, D4, D5, D6 and D7 systems will form inner orbital complexes in presence of a strong field ligand, and outer orbital complexes in presence of a weak field ligand.
फ्रैंकली बताइए, समझ में आया आपको या नहीं आया? किसी को भी कोई डाउट किसी भी सिस्टम में नहीं है ना? D7 वाला भी क्लियर हो गया? यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये वो एक्सेप्शनल केस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करने की जगह नहीं होती है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इनर ही बनता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो सिर्फ ये 4 सिस्टम्स फील्ड डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। केस पे बेस्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बहुत सारे केसेस हैं अभी छोटे छोटे जो हम इसमें बीच बीच में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। आप सब लोग बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, मालूम है ना? यूनिडेंटेट में कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स, जो कार्बन के थ्रू अपना लोन पे डोनेट करते हैं या नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करते हैं। और क्या आप ये मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश कर सकते हैं? लेकिन अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो वो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश नहीं कर पाता। सो एक 1 मार्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बोलेंगे नहीं, सिर्फ हैंड रेज करेंगे अपने आंसर देने के लिए, लेकिन पहले ट्राई कीजिए। which out of CrNH3 whole 6 3 positive and CrH2O whole 6 3 positive, which out of CrNH3 whole 6 3 positive and CrH2O whole 6 3 positive will form inner orbital complex and which will form outer orbital complex? Which will form inner orbital complex and which is outer orbital? Which out of this and this will form inner orbital complex and which will form outer orbital complex? And which will form outer orbital complex? दोनों ही क्रोमियम के सिस्टम्स हैं, एक में अमोनिया एज अ लिगेंड है और एक में वाटर एज अ लिगेंड है। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो आंसर देना चाहते हैं हैंड रेज करेंगे। अगर देख के पता चल रहा है तो बता दीजिए, कुछ सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आंसर के लिए हैंड रेज करेंगे। कौन कौन बताएगा यहाँ पे? अनन्या बताइए। वाटर वाला आउटर। और सब भी बताइए, आपको भी यही लग रहा है? आपको भी यही लग रहा है? हाँ या ना, यही लग रहा है या नहीं? नहीं, कुछ और लग रहा है आपको? अमोनिया वाला इनर एंड वाटर वाला आउटर। कृपा आप बताइए, ये लग रहा है यहाँ पे सबको एक्सेप्ट आयुषी। आपको क्या लग रहा है अनन्या? कुछ करा या बस ऐसे ही कर दिया आपने? मतलब देखने में लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग और वीक देखा आपने, लेकिन कुछ ऐसे भी तो केसेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग और वीक पे डिपेंड ही नहीं करते, हमेशा इनर ही होते हैं या हमेशा आउटर ही होते हैं। तो आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया ना, क्योंकि सिर्फ D4 से लेकर D7 तक फील्ड डिपेंडेंट होते हैं। अगर D1 D2 D3 होगा तो हमेशा इनर ही बनेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। तो आप देख लेना अच्छी तरह, एनालाइज करके बोलिएगा। सिर्फ लिगेंड को देख के आंसर देना गलत होता है। डी सिस्टम निकाल लो, फिर शायद अच्छी तरह एनालाइज कर पाओ। गौरंग आपका आंसर क्या है? सर दोनों इनर ऑर्बिटल। आप बताइए क्या आंसर है पंकज आपका? क्या? और वाटर वाला? चलिए देखते हैं। देखिए श्रेया, क्या आंसर है आपका? सर NH3 वाला इनर ऑर्बिटल और वाटर वाला आउटर। NH3 वाला इनर और वाटर वाला आउटर। यस। आशी, अनन्या? सर दोनों इनर ऑर्बिटल। दोनों इनर। अनन्या सिंगल? सर दोनों इनर ऑर्बिटल। देखिए, क्रोमियम 24 होता है और इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5, द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन।
यहाँ पे भी क्रोमियम 3+ है बिकॉज अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, और यहाँ पे भी क्रोमियम 3+ है क्योंकि अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड। दोनों ही केसेस में क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 यहां से निकलेंगे, 3 निकालने हैं ना, तो 4s0 3d3 D3 सिस्टम है, यानी कि दोनों, इसमें भी D3 है, इसमें भी D3 है। सिस्टम आप ये वाला नहीं निकालते, न्यूट्रल वाला, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, उसे हम डी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी D3 है, यहाँ पे भी D3 है। हमने अभी लिखा था पहली लाइन, द D1 D2 एंड D3 आर ऑलवेज इन आवर ऑर्बिटल इररेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। आप देखिए ना, अगर 3 इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पे 1 2 3 ऐसे भरे हुए हैं, तो ये 2 जगह तो अवेलेबल होंगी ना। इट डजंट मैटर कि वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है, वीक फील्ड लिगेंड को भी ये जगह अवेलेबल होगी, वो भी यहीं आ जाएगा। तो बोथ द कॉम्प्लेक्सेस विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑफ द हेड्रल। ये छोटी सी बात थी, लेकिन यहां स्टूडेंट्स मिस्टेक करते थे। यहां पे से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ लिगेंड को देख के आंसर देते। सिस्टम भी तो देखिए, डी सिस्टम कौन सा है। हर सिस्टम फील्ड डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ D4 से लेके D7 तक के फील्ड डिपेंडेंट होते हैं। D1 D2 D3 फील्ड डिपेंडेंट नहीं होते, D8 D9 D10 भी फील्ड डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, सो छोटा सा 1 मार्क क्वेश्चन है, लेकिन मिस्टेक हो जाती है फिर भी। तो देखिए आंसर में आप सबसे पहले तो क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, फिर क्रोमियम की 3+ पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आंसर में कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी, बस ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बाकी थ्योरी में मैं एक लाइन लिखवाता हूं। श्रेया आपको क्लियर हो गया? यस सर। सर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले ही नहीं और फिर मैंने वो 3d5 देख करके बता दिया। नहीं, इस सिस्टम को देख के आंसर देना गलत है, ये नहीं देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देखना है उसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन होने के बाद ही तो लिगेंड आएगा ना। ठीक है, Yes, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले डेवलप करनी है, फिर उस सिस्टम को, मैंने आपको बताया ना, वो जो टेबल में मैंने D1 से लेकर D10 तक करवाया है, वो मेटल की ग्राउंड स्टेट नहीं है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सिस्टम्स हैं, समझ रही हैं? तो लिख, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इसके नीचे लिख लीजिए, since the D3 system is independent of the field strength, since the D3 system is independent of the field strength, D3 system is independent of the field strength, therefore both the complexes are inner orbital octahedral. Therefore both the complexes are inner orbital octahedral. Both the complexes are inner orbital octahedral. ठीक है, एक और देता हूं, सेम क्वेश्चन, different compounds. Which out of NiH2O whole 6 2 positive or NiCN whole 6 4 negative is outer orbital? Which out of NiH2O whole 6 2 positive or NiCN whole 6 4 negative is outer orbital octahedral? अब निकल का एटॉमिक नंबर मैं नहीं बताऊंगा, या तो आप याद करो या बैठे बैठे सीट पे से पीरियोडिक टेबल से देख पा रहे हो तो देखो। जिसको भी आंसर आ जाए हैंड रेस कर दीजिएगा। हो गया?
वंश, यशदीप, समझ में आ गया था पिछला वाला केस? वंश एंड यशदीप क्लास में हो? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने कर लिया डिसाइड? हो गया अनन्या? आपका भी हो गया? संस्कृति, डाउट है? क्या डाउट है संस्कृति, कैसे कर रहे हो आप, मुझे बताओ। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। दोनों में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है या सेम आ रही है? कितनी आ रही है पहले वाले में? इसमें 4 आ रही है निकल, Ni4+। कैसे निकाला मुझे बताइए, चेक भी करवाइए। वाटर में -1 चार्ज होता है, बताओ। वाटर कौन सा, न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, क्या है? वाटर में कोई चार्ज थोड़ी ना होता है संस्कृति, वाटर तो ऐसा होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। निकल पे आपको निकालना है x, वाटर पे 0 है, इक्वल टू +2, तो निकल पे सीधे +2 आएगा। अब यहां पे भी देख लो, Cn पे कितना होता है मालूम है? एक Cn पे -1 होता है, ऐसे Cn नेगेटिव, तो x 6 Cn पे -6 इक्वल टू -4, ये जो ऊपर होता है इक्वल टू में, तो यहाँ पे भी निकल पे +2 ही आएगा, निकल पे +2। तो दोनों में सिस्टम सेम है, सही है। Ni ग्राउंड स्टेट में 4s2 3d8 होता है, और Ni2 पॉजिटिव इज 4s0 3d8। अब संस्कृति आप ही बताओ क्या आंसर है, कौन सा इनर कौन सा आउटर? दोनों में d8 है। शायद ये कंफर्म, कोई डाउट है उसमें? क्यों होंगे बताइए, समझाइए दोनों आउटर। क्योंकि पीछे के 2 d ऑर्बिटल नहीं मिल पाएंगे लिगेंड्स को। आप देखिए D8 सिस्टम आप कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जगह तो पूरी भरी हुई है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करने की जगह ही नहीं है, तो लिगेंड यहां नहीं आ सकता। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक को तो बाहर भी भेज देते, लेकिन 2 को बाहर भी नहीं भेज सकते, एनर्जेटिकली 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो फिर लिगेंड को ही बाहर जाना पड़ेगा। तो बिकॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इज आउटर ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया ना, D8 D9 D10 विल ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सही है। तो बताइए जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे उन्हें भी समझ में आ गया? बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए जैसे पिछले केस में आंसर लिखा था कि जो भी लैंग्वेज हमने लिखी थी कि सिंस Ni2 पॉजिटिव इज अ D8 सिस्टम, it will always form outer orbital complex. The D8 systems always form outer orbital complex because they are independent of the field strength. अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, both the complexes will form outer orbital complexes since the D8 system is independent of the field strength. ये जरूर लिखनी है आपने लाइन कि D8 system independent of the field strength होता है। बताइए यहां तक केस क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही है यहां तक की CFT? लास्ट में बताऊंगा कि CFT ने VBD का ड्रॉबैक कैसे ओवरकम करा, कलर की एक्सप्लेनेशन क्या थी, पहले बाकी चीजें पढ़ लीजिए। हम CFT से रिलेटेड ना 2-3 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे एक इसी के नीचे हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट।
concept of magnetic moment. मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। देखिए कुछ चीजें ओरली इमेजिन करिए, अपने माइंड में विजुअलाइज करिए कि आप सब लोग ये सब लोगों को मालूम है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस पैरामैग्नेटिक और ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड में भी लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड मींस लेसर पैरामैग्नेटिक एंड मोर अनपेयर्ड मींस मोर पैरामैग्नेटिक। मोर पैरामैग्नेटिक का मतलब मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, एंड लेस पैरामैग्नेटिक मतलब लेस अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। डायमैग्नेटिक मतलब दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ये तो मालूम है ना सबको। तो इमेजिन करिए कि फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मूवमेंट से कैसे रिलेटेड। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुश बैक हो जाया करेंगे, तो पुश बैक होने से उनकी पेयरिंग हो जाया करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो या तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो जाएगा या फिर लेस पैरामैग्नेटिक बचेगा। बताइए, कैन यू इमेजिन दैट कि जब भी सामने से एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश बैक करेगा, और मेटल के जो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे अगर वो पुश बैक हुए तो या तो वो लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड बचेंगे या फिर हो सकता है सारे पेयर्ड ही हो जाए। सही है। तो चांसेस हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ज्यादातर आपको लेस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश नहीं करते, वो खुद आगे चले जाते हैं। तो मेटल के पास चांसेस है मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहने के, और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जनरली कॉम्प्लेक्स हाईली पैरामैग्नेटिक बनती है। समझ रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को सब लोग? बताइए, आप रिलेट कर पा रहे हैं? Yes, sir. लिखिए, फिर एक स्टेटमेंट लिखिए। In presence of strong field ligands, in presence of strong field ligands, ligands के आगे कॉमा लगाइए। As the unpaired electrons of the metal atom are pushed backward, as the unpaired electrons of the metal atom are pushed backward, leading to their pairing, leading to their pairing, therefore such complexes either becomes diamagnetic or less paramagnetic. However, in presence of the weak field ligands, the metal ion contain more number of unpaired electrons, and hence it generally forms highly paramagnetic complexes. Highly paramagnetic complexes. Highly paramagnetic complexes. पक्का ना? आप सब रिलेट कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड प्रेजेंस में, मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्दर नेक्स्ट पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट लिखिए। The attraction towards the magnet depends upon
the number of unpaired electrons depends upon the number of unpaired electrons and can be easily calculated in terms of the magnetic moment as mu is equal to under root n into n plus 2 Bohr magneton, where n is the number of unpaired electrons. चांसेस हैं कि ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हो. बोर मैग्नेटॉन यूनिट पढ़ी है मैग्नेटिक मोमेंट की. तो कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट से कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ये n की वैल्यू पे डिपेंड करता है. n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, उतना ज्यादा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन होगा उस कॉम्प्लेक्स के लिए, उतना ज्यादा हाईली पैरामैग्नेटिक होगा. डायमैग्नेटिक के लिए म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज़ डायमैग्नेटिक में n होता ही नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही. इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ इजी से भी आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं. एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं. सब लोगों ने नोट कर लिया ये फॉर्मूला? यस. दो क्वेश्चंस करेंगे. पहला क्वेश्चन लिखिए, which out of K3FeCN6 and K4FeCN6 which out of K3FeCN6 and K4FeCN6 is paramagnetic and which is diamagnetic? Is paramagnetic and which is diamagnetic? पता लगाइए कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक, या दोनों एक जैसे हैं. एनालाइज करिए. जिसको भी आंसर आ जाए हैंड रेज करें. यस आशी बताइए.
Sir, first compound diamagnetic and second paramagnetic. K3 FeCN6 आपके हिसाब से डायमैग्नेटिक है और K4 FeCN6 पैरामैग्नेटिक है। ओके, अनन्या आप बताइए। सर फर्स्ट कंपाउंड पैरामैग्नेटिक और सेकंड डायमैग्नेटिक। अच्छा, आप अलग बता रहे हैं, आशी और आप दोनों अलग अलग आंसर बता रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, काशवी सर मुझे दोनों ही डायमैग्नेटिक लग रहा है। आपको दोनों डायमैग्नेटिक लग रहा है, ओके। एनीबॉडी एल्स? कार्तिक क्या लग रहा है? K3 यस, हु वाज दैट? श्रेया बोलिए। सर K3 वाला पैरामैग्नेटिक और K4 वाला डायमैग्नेटिक। K3 वाला पैरामैग्नेटिक और K4 वाला डायमैग्नेटिक। यस। आपको भी पहला वाला पैरामैग्नेटिक और दूसरा वाला डायमैग्नेटिक। बाकी सब लोग बताइए। अनन्या? फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक एंड द अदर वन इज डायमैग्नेटिक। मृणालिनी? कृपा? आयशी? वही पहला पैरा दूसरा डाय। आप बताइए क्या पहला वाला क्या? संस्कृति? देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, ऐसे नहीं कि सबका सुन के आंसर आपने भी बोल दिया, सबका गलत भी हो सकता है। जिया, कार्तिक, ओम, आप लोग भी बताइए। अनन्या भटनागर? सर पहला वाला पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। आशी, आपका पहला डायमैग्नेटिक आ रहा है, K3 वाला? No, sir, paramagnetic. अच्छा, काशवी आपके अभी भी दोनों सेम आ रहे हैं? No, Sir, sir. diamagnetic. Yeah. आशी क्या? Sir, K3 वाला diamagnetic and K4 वाला paramagnetic. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अब ये पहला वाला जो मैंने लिखा वो आपका डायमैग्नेटिक आ रहा है ना? Yes, sir. चलिए देखिए, काशवी और आशी आप लोग ध्यान से देखिए और बाकी सब लोग भी जनरेट आउट। देखिए, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में Fe3+ और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में Fe2+। क्या ये सब लोगों का आ रहा है या नहीं? पहले तो मुझे ये बताइए। यस सर। आशी और काशवी आपकी भी यही ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं? Yes. Yes, sir. ठीक है। आयरन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 26 के हिसाब से 4s2 3d6 होती है और यहाँ पे Fe3+ है, तो Fe3+ में 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, एक ये निकलेगा, तो ये बचेगा 4s0 3d5। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सिर्फ 4s के 2 निकलेंगे, 3d6 बचेगा, 4s0 3d6। तो पहले तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे उन दोनों में डी सिस्टम जरूर निकालना है। CFT में सब कुछ डी सिस्टम एनालाइज करने के बाद ही होगा, और डी सिस्टम कौन सा वाला? ग्राउंड स्टेट वाला नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों केस में फील्ड तो स्ट्रॉन्ग ही ना, CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे एंड Cl वहां पे भी स्ट्रॉन्ग है, तो इन स्ट्रॉन्ग फील्ड आप इमेजिन करो कि ये D5 सिस्टम, D5 की फिलिंग कैसे हुई हो? 1 2 3 यहीं से पुश बैक 4 5 n इज इक्वल टू 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है। D6 सिस्टम स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे भरा गया होगा? यहां पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां पे भी लिख देता हूं इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड 1 2 3 अगेन पुश बैक 4 5 6 n इज इक्वल टू 0। यहां पे D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड के में भरेंगे तो T2J6 पूरा हो जाएगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। और यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, D5 सिस्टम था, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो गया पैरामैग्नेटिक। अब आशी आप बताओ, आप कहां मिस्टेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप कैसे एनालाइज कर रहे थे? आशी Yes, sir. कहां पे मिस्टेक कर रहे थे आप? पहला वाला मेरे को डायमैग्नेटिक बता रहे थे, कैसे? Sir, actually मैंने solving दोनों की mix कर दी थी, इस वजह से वो अलग हो गया। संस्कृति आपको समझ में आया? और पक्का यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समझ में आ गया?
कोई इस टाइप के क्वेश्चन में ना कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, ये जस्ट यू हैव टू सॉल्व द डी सिस्टम। दोनों के नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिख के दोनों का डी सिस्टम निकाला और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये भी D5 भर दिया, वीक फील्ड में वो D6 भर दिया, नीचे लिख दिया n = 1 देयरफॉर पैरामैग्नेटिक, वहां पे n = 0 देयरफॉर डायमैग्नेटिक। समझ रहे? हाँ हाँ ऑब्वियसली नहीं, हम दो कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करेंगे जिसमें भी कॉमन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहेंगे दूसरे वाले के कंपैरिजन में लेस पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं आपको। श्रेया आपकी क्लास है? यस सर। चलिए आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए अब मैं धीरे धीरे करके ना आपका ऑनलाइन खत्म ही कर दूंगा, ऑफलाइन ही आना होगा सबको मैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन। ओके सर। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। गुड डे।